अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी उम्र 21 साल है और मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझसे छोटी निदा 2nd ईयर और हमज़ा 9th का स्टूडेंट है। चूँकि मैं बड़ी हूँ और मैं इस साल बीए भी कर लूँगी, इसलिए मेरे लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। घर में गूंजने वाली बाज़ गश्त मुझे ऐसी लगती है जैसे जल्द या बदेर मुझे कमरा अदालत में बुलाया जाएगा और कुछ कहे सुने बगैर मुझे मेरा जुर्म सुना दिया जाएगा और सज़ा होगी कैद। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। दिन रात के गुजर जाने को मेरी ज़िंदगी बना दिया और अशरों को मेरी अक्ल के दर्जात। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। 2 अशरे, मुझे अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। आने वाले अशरे और मेरी ज़िंदगी, कौन जानता है कि ज़िंदगी कहाँ मिलती है, किसे मिलती है। ये सब ख्यालात मेरे जहन में कब आए, जब कल रात मेरी माँ ने मुझे बताया लड़का बैंक में जॉब कर रहा है, साथ पढ़ाई भी कर रहा है, 2 भाई शादीशुदा हैं, बहन की मंगनी हो चुकी है, बड़ा घर है, गाड़ी है। बहुत खुश हैं तुम्हारे अब्बू, कह रहे थे बहुत शरीफ लोग हैं, हर तरह से तसल्ली की है। फिर घर बुलाया है, घर बुलाया है, यानी अब्बू सब कुछ तय कर चुके हैं, वरना वो तो अजनबी लोगों को घर आने नहीं देते। हाँ, तुम यही समझ लो। और आप मिली हैं? नहीं, अब हम सब मिलेंगे ना, तुम तैयार रहना। ये वो अल्फाज हैं जिनके मेरे पास बहुत से मायने हैं। तुम तैयार रहना। ज़हनी तैयारी, जिस्मानी, रूहानी, नज़रियाती, ख्यालाती और पता नहीं क्या क्या। कैसे तैयार रहूं आपकी तरह? अम्मी समझने से कासिर थी, मगर सवाल उनके चेहरे पे लिखा था। वैसे भी उन्हें पूछने की नहीं, सिर्फ सुनने की आदत थी। अम्मी, आप चाहती हैं मैं तैयार हो जाऊं, बड़े से डब्बे में बंद हो जाने के लिए, गालियां खाने के लिए, इल्ज़ामात और ताने सुनने के लिए? अम्मी मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। रिदा, पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बातें कर रही हो? क्या क्या सोचती रहती हो तुम? मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ और तुम क्या पूछ रही हो? आप मुझे ये बता रही हैं कि आप मेरी शादी तय कर चुकी हैं। जो कुछ आपने मुझे बताया वो सब देखकर आप सब कुछ तय कर चुकी हैं। रिदा वो मुहज्जब है, पढ़ा लिखा है, तुम्हारे अबू मिल चुके हैं। क्या आप मिली हैं? क्या मैं मिली हूँ? जो कुछ आपने बताया उसने ये नहीं बताया कि वो सोचता क्या है, उसके नज़रियात कैसे हैं, उसके लिए औरत बीवी क्या हैसियत रखती है। पढ़े लिखे तो अबू भी हैं, आलिम फाजिल हैं, मुहज्जब हैं, लेकिन अम्मी आपको लड़के से खुद मिलना चाहिए था और उससे पूछना चाहिए था कि कल को वो मुझे मारेगा तो नहीं, मुझे शादी के बाद खौफ ज़दा करके तो नहीं रखेगा, घर को मेरे लिए पिंजरा तो नहीं बनाएगा। रिदा, चुप हो जाओ, पागल हो गई हो। अम्मी की आवाज़ रिंध गई। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? आप ये पूछे कि मुझे ऐसा सोचने पे क्यों मजबूर किया गया। आप ये पूछें कि मैं ऐसा कब से सोच रही हूँ। मैं ऐसा तब से सोच रही हूँ जब से मुझे मालूम हुआ है कि आप भी किसी की बीवी हैं और मुझे भी किसी की बीवी बनना है। मुझे भी आपकी तरह की ज़िंदगी गुजारना पड़ सकती है। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरा हर फैसला आपको करना है। तो तुम ये फैसला खुद करना चाहती हो? अभी तक तो नहीं। तो फिर तुम क्या चाहती हो बेटा? यही कि आप मेरे लिए वही फैसला करें जो मेरे लिए करना चाहिए। आप मेरी शादी करने जा रही हैं एक शख्स के साथ, आपके कहने पे मुझे सारी ज़िंदगी गुजारना है। चंद मुलाकातों में आप ये सब कैसे कर सकते हैं? फिर मुझसे क्यों, अपने अब्बू से पूछो जिनके पास ये इख्तियारात हैं। इख्तियारात उन्हीं के पास हैं, आपके भी और हमारे भी। इख्तियारात जिम्मेदारी को बढ़ा देते हैं, उन्हें कुचल देना इख्तियारात की तबाही है। जी हाँ, ये सब मेरे मसाइल हैं। और मैं कौन हूँ? मैं रिदा हूँ। मैंने बताया ना, मैं 21 साल की नहीं, मैं 21 माह की भी नहीं हूँ। बस मैं एक खौफज़दा सी बच्ची हूँ, या मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, या कभी कभी लगता है बहुत छोटी हूँ, या फिर शायद मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ और शायद मैं एक मुकम्मल इंसान भी बनना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, चीज़ों का, रवैयों का बागौर जायज़ा लेती हूँ, रात दिन उनका मुशाहिदा करती हूँ। गलत या दुरुस्त पर मेरी एक अपनी राय है,
मैं रवैयों को परखती हूँ और उनके नताइज अखज़ करती हूँ। मैं जिस बात को जांचती हूँ और उन पर कड़ी नज़र भी रखती हूँ। मैं इतनी हसास हूँ कि दर्दनाक अनहोनी का सोच कर ही रोने लगती हूँ, बेचैन रहती हूँ और बहुत रोती हूँ, बहुत खौफज़दा हो जाती हूँ और ना डर बनने की कोशिश भी करती हूँ। मैं सब्र करती हूँ, पर शायद मैं सब्र की कायल नहीं हूँ। सब्र मुझे जबर सा लगता है। सब्र शायद आंसुओं से सर्द पड़ता है और जबर आहों से। तकलीफ दे दोनों ही हैं और मैं तकलीफ से भी खौफज़दा हूँ। मुझे दूसरों के गम भी अपने गम महसूस होते हैं और मैं उनके कर्ब में भी मुब्तला हो जाती हूँ। किताबें पढ़ते हुए अक्सर ऐसा लगता है जैसे किरदारों का आगाज़ और अंजाम सिर्फ किताबों के किरदारों के साथ ही होता है। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो समझती थी कि ये सब तो कहानियों में होता है। सच में कहाँ ऐसे मसाइल होते हैं लोगों को। फिर जैसे जैसे मैं शऊर की मनाजिल तय करती गई, ऐसे ही किरदार मुझे अपने इर्द गिर्द चलते फिरते अपने घर में नज़र आने लगे। फिर वो मेरे और करीब आ गए हैं और मैं उनकी दबी दबी सिसकियाँ, घुटी घुटी आहें, बेआवाज़ आंसू और रूहानी कर्ब की चीखें सुनने लगी। घर का काम करते, खाना पकाते, घर के कोनों खुदरों में, स्टोर रूम में बिला वजह कोई काम करते हुए और ये शायद लहाफों में, रात के अंधेरे में बज़ाहिर सोते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगा। अब मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था। क्यों अब्बू के आते ही अम्मी मुँह हाथ धोकर पहले जैसी हो जाती। अगर कभी हम अम्मी के रोने की वजह पूछ लेते तो वो नफ़ी में सर हिला के हमें जाकर खेलने के लिए कहती। आहिस्ता आहिस्ता हमने भी पूछना छोड़ दिया। हमने समझ लिया था कि रोना भी शायद अम्मी का एक काम है। शायद सब अम्मियाँ रोती हैं, हर मौके पे, हर बात पे रोती हैं। खाला की माइयों पर ना जा सकने पे भी वो रोती रही, मामू की मंगनी पर, उनके वलीमे पर। जब वो अपने खालाजाद से बात कर रही थी, उस वक्त मुझे पहली बार मालूम हुआ कि अम्मी को अपने खालाजाद से बात नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि अच्छी औरतें ये काम नहीं करती। शरीफ औरतें ऐसे मुंह उठाए हर किसी की सलाम दुआ का जवाब नहीं देती। शरीफ औरतें घरों में ही रहती हैं। वो घरों में बैठ के रोती हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले। अम्मी ईद पे रोती और ईद के बाद आने वाले हर त्यौहार पे रोती, चुपके के कोई देख न ले। शुरू शुरू में त्योहारों पर अम्मी अब्बू की तकरार होती, जिससे हम समझ गए कि किसी भी त्यौहार पर कहीं जाना और किसी का आना ज़रूरी नहीं। रिश्तेदारों से मिलना, दूर और नज़दीक की तकरीबात में शिरकत करना, ये सब वक्त का ज़िया है। अमनो अमान तो सिर्फ घर की चार दीवारी में है, बाहर तो सिर्फ फसाद है। मुझे मेरी फ्रेंड्स की मदर्स बहुत मुख्तलिफ लगती, बहुत तरोताज़ा, खिलखिलाती हुई, चमकती आंखों वाली। और मेरी अम्मी ऐसे लगता अभी रो पड़ेंगी। एक बार मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, तुम्हारी अम्मी भी रोती हैं? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। उनका हाथ जल गया तो बहुत रोई। हम सब हंसने लगे और पापा भी। कहते, देखो तुम्हारी मॉम बच्चों की तरह रो रही हैं। ओह, जो इत्मीनान मुझे रोने का सुनकर हुआ था वो वजह जान के जाता रहा। तो क्या हर बार अम्मी का हाथ जल जाता है जो वो रोती हैं? पहली बार वो शायद अब्बू के सामने रो रही थी, नाना अब्बू की वफ़ात पर। मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सकी। एक ही जुमला, एक ही शिकवा, एक ही दुख था अम्मी के लबों पर। उन दिनों ऐसा लगता था जैसे अम्मी मकबूतुल हवास हो गई हों। हालांकि इस उम्र में मुझे मालूम नहीं था कि मकबूतुल हवास किसे कहते हैं, फिर भी मेरा ख्याल था कि जो इंसान वो करे जो उसे नहीं करना चाहिए वो पागल होता है। ना ही वो हमारे पीछे भागती कि अब्बू के आने से पहले हम अपने स्कूल का काम ख़त्म कर लें और खाना खा के सो जाएं। हम छत पे खेलते रहते या घर के कमरों में चोर सिपाही, उन्हें खबर ही ना होती। वो खाना खिला देती और हमें उसी जले हुए खाने को खाने का कहती। उन दिनों मुझे मालूम हुआ कि अम्मी मनहूस हैं। अबू ने कहा कि अम्मी की सोगवार शक्ल और रात दिन के रोने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उनकी नहूसत से कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। मुझे लगा कि शायद अबू का मतलब है कि अम्मी भी दूसरी औरतों की तरह हंसे, मुस्कुराएं, तैयार श्यार रहें। लेकिन शायद सारी अम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, डरी डरी, सहमी हुई, अफसुर्दा और सोगवार। जी हाँ, तो मैं ये हूँ रिदा, जिसकी ज़िंदगी वक्त के साथ साथ बदली, लेकिन सोचे तो बहुत बदल गई। और अब्बू आज क्या कह रहे थे? अभी सिर्फ निकाह होगा, तुम आराम से अपना बीए करो। बात कैसे अब्बू तक पहुंची? वो बात करने के लिए मुझ तक आ गए। मैं निकाह नहीं करूंगी। क्यों क्यों? वो धाड़े, ये वही धाड़ थी जिसे सुनते सुनते हम बड़े हुए थे। वो अम्मी को घूर रहे थे, मेरी बजाय। यकीनन उन्हें अम्मी पे गुस्सा आ रहा था।
रिदा मालूम करना चाहती है कि वो लड़का इसके बाप जैसा तो नहीं। अम्मी ने भी आज अपने माजी का सारा हिसाब किताब हासिल शुदा अब्बू को सुना दिया। गुज़रे ज़माने की हर बात के लिए एक ही बात शायद वो मुझसे ज़्यादा चाहती थी कि उनकी बेटी को उसके बाप जैसा कोई ना मिल जाए। अब्बू पहले समझे ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे बाप में क्या कमी है? मेरे बाप में मेरे लिए कोई कमी नहीं है, एक बेहतरीन बाप है। इतना पढ़ लिख कर भी तुम जाहिल रही हो, मुसलमान हो, इस्लामी कुतब पढ़ती हो, क्या चाहती हो? बेलगाम आज़ादी चाहती हो? तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए, बाजारों में गलियों में सरेआम घूमो, कोई तुम्हें पूछे ना तुम्हें रोके, ये सब चाहिए? बाप जालिम है जिसने पाला पढ़ाया लिखाया हर आसाइश दी। अब्बू अपनी बेटी से नहीं दुनिया की हर औरत से हम कलाम थे। वो हर औरत से पूछ रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए? आज़ादी, बेलगाम आज़ादी। पिछले वक्तों में जब तुम लोंडियाँ थी तभी ठीक थी ना तुम। मैं मुसलमान ही हूँ, बहुत सी कुतब पढ़ी हैं, चादर ओढ़ के बाजार जाती हूँ, गैर मर्दों को गैर समझती हूँ, अपने नफ्स को काबू में रखती हूँ, बेलगाम आज़ादी की कायल नहीं हूँ। फिर क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है, अच्छा घर है, अच्छा खानदान है। अच्छा घर तो हमारा भी है अब्बू, अच्छा खानदान तो आपका भी है, अच्छा तो आप भी कमाते हैं। तो क्या खुश नहीं रखा तुम सबको? जो कमाया तुम सबको खिलाया, किस चीज़ की कमी रहने दी मैंने? इतना करने पे भी ऐसी औलाद, ऐसे सवाल जवाब। बाप को बाप नहीं समझती। जब माँ ही ठीक ना हो तो मनसलबा खा के भी औलाद नाफरमानी ही करेगी। बाप में कीड़े नजर आने लगे हैं। इस औरत ने अपने जैसा कर दिया मेरी औलाद को। अम्मी ने तासुब से मेरी तरफ देखा। अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान के बाद अब उन्हें औलाद के गुनाहों का भी हिसाब देना होगा। क्या जानना है तुम्हें? पूछो मुझसे, किस बात की बेचैनी है? इतनी फरिश्ते नहीं है इस ज़मीन पर जो तुम्हारे लिए ढूंढूं। इंसान बसते हैं और इंसानों में 100 बुराइयां 100 नक्स होते हैं। अफसोस कि फरिश्ते ही तो नहीं बसते ज़मीन पर। यही वो खौफ है जो मुझे लाहक है कि आखिर फरिश्ते ही क्यों नहीं बसते ज़मीन पर आकर। फरिश्ते नहीं बसते यहाँ तो मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा? अम्मी मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले आई। अबू मुसलसल अम्मी को घूर रहे थे। हुक्म अदुली करोगी तो शोहर मार भी सकता है, इतनी जुबान उसके सामने चलाओगी तो कौन बर्दाश्त करेगा? बाप नहीं होगा वो तुम्हारा जो बर्दाश्त कर ले। अबू मेरे पीछे भी बोलते जा रहे थे और अम्मी कमरे में आकर मेरा हाथ थामकर मेरे सामने बैठ गई। ये मेरी किस्मत थी रिदा। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता, क्या कमी है? हमारा घर, सब कुछ है इसमें। दुनिया की हर नेमत तुम्हारे अब्बू ने ला कर दी। नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उनकी गालियों को जो आपको, आपके अम्मी अब्बू बहन भाइयों को मिलती थी, नेमत कहती हैं आप या किस्मत? अपनी सहेली से आपने क्यों कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इतना ख्याल रखने वाला शोहर मिला? खुद को क्यों नहीं खुशकिस्मत कहा आपने? शुक्र बजा लाना चाहिए था आपको। हंसी खुशी रहती, इससे बढ़कर शुक्र की अदायगी और कैसे हो सकती थी? अल्फाज से शुक्र अदा नहीं होता, इंसान के रहन सहन में शुक्र नजर आता है। अपनी उम्र से क्यों इतनी बड़ी लगती हैं आप? तुम अपनी माँ से गुजरे हुए वक्त का हिसाब ले रही हो? नहीं, आपको बता रही हूँ कि आपकी तरह साबिर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह के वक्त में एक पल भी नहीं रह सकूंगी। किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। किस्मत शादी पे आके ही क्यों खराब होती है अम्मी? मैं और निदा बाजार से कुछ गलत ले आए तो आप उस वक्त क्यों नहीं कहती कि हमारी किस्मत खराब थी? आप हमेशा कहती हैं सोच समझ के खरीदना था। हाँ, शायद ज़माना बदल चुका है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, सोच बदल गई है आप लोगों की। ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। कब? खिड़कियाँ और चौबारे बदल गए हैं, घूंघट उलट दिए गए हैं, पकवान बदल गए हैं, मदरसों की जगह स्कूल आ गए हैं, तख्ती की जगह लैपटॉप, बस इतना ही हुआ है। इंसान वही है, बदनीयत बदनीयत ही रहता है, चाहे ज़माना कोई सा ही हो। ज़माना कब किसी को नेक बनाता है? नेकी तो हासिल की जाती है। रीता, तुम इतनी इतनी बड़ी बातें कब से करने लगी हो? तुम जब से बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। बदजात, बेगैरत, बेलगाम, जाहिल, मनहूस, तेरे यार, इतनी इतनी बड़ी बातें हैं। ये इनके मतलब खोजते खोजते मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि चुप सी लग गई है। आसपास गहरा सन्नाटा सा फैल गया मेरे। आप तो सुनती रही हैं ये बातें। आपने सोचा नहीं कि हम सब ने भी सुनी होगी ये बातें बहुत बार। रीता, अम्मी के चेहरे से वही दुख झलकने लगा जो अक्सर रोते हुए झलकता था। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा
तुम सबसे बहुत प्यार किया है, बहुत ख्याल रखा है तुम सबका। काश वो आपका भी रख लेते ना। नाना अबू की वफात पर आप कितना रोती रही। एक बार आपको तसल्ली दे देते, आपको उनसे मिलवाने ले जाते। नानी की वफात पर वो आपके आंसू पोंछ देते, आपको बताते कि वो आपके साथ हैं, आपका ख्याल रखने के लिए। कितने कितने दिन आप बीमार रहती, अगर वो आपका हाल ही पूछ लेते तो आपके लिए इतना काफ़ी होता। किस्मत ख़राब हो तो अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। अगर ये सब किस्मत नहीं करना है ना, तो मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। मुझे ऐसे रास्ते पे सफ़र का आगाज़ नहीं करना जिसकी मंजिल गहरी खाई है या साहिबा, ये फ़ैसला किस्मत करेगी। मैं अपने सर के दर्द, जिस्म के दर्द पे सब्र कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपने दिल के दर्द, अपनी रूह के ज़ख्मों पे सब्र नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह की नहीं बन सकती। मुझे आप जैसा बनने से खौफ आता है। मुझे अब्बू जैसा जीवन साथी मिलने से खौफ आता है। मैं अपने बाप से प्यार करती हूँ, मगर उन जैसे से नहीं कर सकती। मेरी बजाय अम्मी रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि उनके कर्ब में उनसे ज़्यादा उनकी बेटी मुब्तला है। मैं खौफज़दा हूँ, मगर कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्मत एक हकीकत है तो तदब्बुर दूसरी। और फिर इस सब के बाद अब्बू नाराज़ होने लगे, और फिर आग बगौला होने के बावजूद भी मैंने बाकायदा मंगनी या निकाह नहीं किया। फिर भी दोनों घरानों के लिए बात तय हो गई। मुझे ऐसी बात तय होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने होने वाले शौहर फरहान से बात कर सकती थी और वह मुझसे, और मैंने इसकी इजाज़त ले ली थी। फरहान अच्छा इंसान है, बहुत सलीके से बात करता है, हमेशा मुझे आपसे मुखातिब करता है। वो अपनी जॉब के किस्से सुनाता है और मुझसे मेरे कॉलेज के। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया उसकी बातों से ज़्यादा उसके सवालात बढ़ने लगे। फ्रेंड की बर्थडे पे कौन कौन था? तुमने पिक्चर बनवाई? क्यों बनवाई? पिक्चर्स कौन बना रहा था? फ्रेंड की फैमिली में कौन कौन है? भाई किस क्लास में पढ़ता है? छोटा है या बड़ा है? किस एज ग्रुप का है? कितने कज़न्स आए थे? कौन था? कैसा था? मैंने किस किस से बात की? किसके साथ आई? किसके साथ गई? कौन कौन मुझे देख रहा था? किसे किसे मैं देख रही थी? फरहान जो कुछ पूछता मैं सच सच बता देती। झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि वो और सवाल पूछे। वो सवाल पूछे जो उसके जहन में आता है मेरे लिए। मुझे कौन कॉलेज छोड़ने जाता है? मैं कॉलेज में किसके साथ आती हूँ? बाज़ार किसके साथ जाती हूँ? शाम को छत पे क्या कर रही थी? उसका फ़ोन फ़ौरन क्यों नहीं रिसीव किया? मेरा फ़ोन बिज़ी क्यों था? पेपर्स की तैयारी के लिए मुझे एकेडमी जाने की क्या ज़रूरत है? एकेडमी का माहौल कैसा है? सर कैसे हैं? मैं किसी फीमेल टीचर से क्यों नहीं पढ़ती? पहले मुझे वहम हुआ, फिर शक होने लगा, फिर यकीन आने लगा कि उसके जहन में मुझे लेकर ख़ास बेचैनी है। वो कई बार छुप के कॉलेज आया, मुझे बगैर बताए, ये समझते हुए कि मैंने उसे नहीं देखा। दो एक बार मैंने उसे देखा, और जब नहीं देख सकी तब कितनी बार आया होगा। अगर उसे मुझसे मिलना होता तो वो ज़रूर मुझसे मिलता। मैं उससे पूछ सकती थी, मगर मेरा ख्याल था कि या तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है या मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। एकेडमी के बाहर मैंने अस्मा के भाई को वो नोट्स दिए जिनका उसने हफ्ता पहले कहा था। अस्मा बीमार थी और वो एकेडमी नहीं आ रही थी। उसने नोट्स लेने के लिए अपने भाई को भेज दिया, और मैंने एकेडमी के बाहर वो नोट्स उसे दे दिए। सिर्फ इतना कहा कि वो इनकी कॉपी करवा कर कल मुझे वापस यहाँ दे जाए। ये सिर्फ इतना ही किस्सा था, और यही सच है, वो अस्मा का भाई ही था। मैंने फरहान के पूछने पर उसे ये सब बता दिया। आप मेरी एकेडमी आए थे? मेरा ख्याल है कि मुझे भी कुछ पूछना चाहिए। मैं वहाँ से गुजर रहा था। आप वहाँ से गुजर रहे थे या वहाँ खड़े होकर मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे? तुम उल्टे सीधे सवाल मत करो अपना आप छुपाने के लिए। वो आपसे तुम पर आ गया। क्या छुपाने के लिए? क्या है जो मैं छुपाऊंगी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे शक करने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत तेज़ है। आप साफ साफ मुझसे पूछें आपके दिल में जो है। मेरे दिल में कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर में भी तैयारी कर सकती हो। मैं घर में तैयारी कर सकती तो एकेडमी क्यों जाती? हाँ, तुम लोगों को तो बहाने चाहिए होते हैं बाहर निकलने के। मैं तो समझा था अंकल बहुत मजहबी हैं। अब्बू के मजहबी होने और मेरे एकेडमी जाने का क्या ताल्लुक है? तुम इतने सवालात क्यों करती हो? मैंने तो कभी सवाल नहीं किए, हर सवाल का जवाब ज़रूर दिया है। मैं पागल हूँ ना जो सवाल करता हूँ? तुम भी कर लो, तुम्हें किसने रोका है? आप मेरे कॉलेज आए थे? मैं तुम्हारे कॉलेज कभी नहीं आया। मैंने कई बार देखा है आपको। झूठ मत बोलो, मैं कभी नहीं आया। मुझे आने की क्या ज़रूरत? आपको आने की ज़रूरत थी, इसीलिए तो आप आए।
तुमने सुना नहीं, मैं कभी नहीं आया तुम्हारे कॉलेज। निदा ने आपको कई बार देखा है। वो समझती थी मैंने आपको वहाँ बुलाया है। जैसी तुम वैसी तुम्हारी बहन निदा। फिर आप मेरी एकेडमी भी आए। एक छोटा सा वाक़या भी आपकी नज़र से नहीं बच सका। यकीनन आप अक्सर आते हैं। अपनी चोरी छुपा रही हो मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर। चोरी? कौन सी चोरी? बनो मत, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हैं? वही जो आजकल हो रहा है, बेगैरती, बेहयाई। मालूम है मुझे कॉलेज के नाम पर क्या कुछ होता है, पढ़ाई के नाम पर क्या गुल खिलाए जाते हैं। जो आजकल हो रहा है वो मुझे भी बताएं, मुझे वो बताएं जो मैं करती हूँ, जो आपके दिल में है, जो आपके जहन में है। पढ़ने तो आप भी जाते होंगे, तो क्या आप भी पढ़ाई के नाम पर यही सब कुछ करते थे जो मुझे सुना रहे हैं? शट अप! इतना पढ़ लिख कर तुमने यही सीखा? तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? तुम्हारे अब्बू से मिलकर तो लगा था कि उनकी बेटियों को बोलना भी नहीं आता होगा। इतना मजहब का प्रचार करते हैं, लगता है घर वालों पे जोर नहीं चलता। आगाज हो चुका था। मैंने अपने नाना अब्बू के बारे में भी सुना था और आज अपने बाप के बारे में भी सुन रही थी। फरहान साहिब, आप ज़हनी तौर पर एक नाकारा इंसान हैं। आपकी हर बात और सवाल के लिए मेरे पास यही जवाब है। मुझे अपनों से बेलौस मोहब्बत करना अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उसकी जांच ज़रूर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मोहब्बत में सच्चाई हो। मैं नाराज़ होती हूँ मगर नाराज़गी को जल्द दूर कर लेती हूँ, वरना ये मोहब्बत को खा जाती है। मैं किसी नतीजे के इंतज़ार में नहीं थी, लेकिन अगर हम हकीकत को बदल नहीं सकते तो हमें उसके साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त ज़िंदगी बनाता है और ज़िंदगी बहुत कीमती है, और मैं फरहान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। रिश्ता तोड़ दिया गया। घर का माहौल ऐसा था जैसे मैं किसी गुनाह कबीरा की मुर्तकिब हो गई हूँ और अब मुझे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। अगर दूसरा भी ऐसा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर हर आदमी ऐसा हुआ तो भी। अम्मी ने तासुफ से मेरी तरफ देखा। वो भी दुखी थी। अच्छा लड़का था फरहान, अच्छा ख़ानदान, अच्छी जॉब, काफ़ी खूबियाँ थी इस रिश्ते में। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं गलत हूँ या दुरुस्त। रिदा, हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। मैं मुकम्मल इंसान की तलाश में भी नहीं हूँ। नामुमकिनात की तलाश वक्त का ज़या है। दुनिया में ऐसे ही लोग बसते हैं बेटा। वो अभी भी बहुत दुखी थी। उन्हें अबू मिले थे और उनके लिए सारी दुनिया अबू ही जैसे लोगों से भरी हुई थी। अगर ऐसे लोग बसते हैं तो उन्हें अपने जैसे लोगों के साथ ही दुनिया बसानी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी किसी कर्ब में नहीं गुजार सकती। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। जिस माहौल में मैं एक अरसे से रहती थी या जो मेरे इर्द गिर्द बना दिया गया था, सोचों का एक खंडर था मेरे आसपास। मेरी क्लास फेलो अनफाल रुखसती से पहले खुला ले चुकी थी। उसे फ़ख्र था कि उसके पापा ने बर वक्त फैसला किया। रिश्ता होने तक सब ठीक था। घर, बिजनेस, निकाह होते ही उन्हें बिजनेस में नुकसान होने लगा। लालची लोग। शुक्र खुदा का कोई दिल का चक्कर नहीं था। पापा ने कहा, बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ, गलती मेरी थी जो चूक गया। तुम बस दिल लगा के अब आगे बढ़ो। अनफाल की बातें सुन के दिल पे बोझ पड़ गया कि शायद मेरे अबू मुझसे नफरत करने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे वो कभी बुरे नहीं लगे। हाँ, जब जब मैं उन्हें किसी के शोहर की हैसियत से देखती हूँ तो मेरे एहसासात बदल जाते हैं। मुझसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद मेरा बीए क्लियर होते ही उन्होंने दूसरी जगह मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया। उन्होंने कहे बिना ये जिता दिया कि मैं किसी भी मामले में बोलने की जुर्रत ना करूं। वो सब कुछ मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। अम्मी उनसे मिलती रहीं। हमजा और निदा को वहाँ ले जाया गया। मेल जोल बढ़ने लगा। मुझे सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती। अम्मी अब्बू से ज़्यादा चौकन्ना थी। वो समझ गई थी कि उनकी बेटी के लिए कौन ठीक रहेगा। कम से कम वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि मैं किस बात के लिए खौफज़दा हूँ। शायद वो भी वैसे ही सोच रही थी जैसे मैं। नक्स निकालना ठीक नहीं, पर जो नकाइज़ ज़िंदगियाँ तबाह करें और अरमानों को जला डालें, उनका पहले से बंदोबस्त करना चाहिए। अबू मेरे लिए उन्हें करीब से जांच रहे थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। निदा अक्सर साइम से फ़ोन पे बात कर लेती और मुझे उसकी बातें सुनाती। अबू ने मुझे बात करने से सख्ती से मना किया था। वो ये नहीं जानते थे कि कुछ दिन पहले साइम आकर मुझे यूनिवर्सिटी मिल चुका है। लोग अबू के अहकामात पे नहीं चलते। उनके अपने भी कुछ ख्यालात हैं और फरमाबरदारी हर एक पे वाजिब नहीं होती। और फिर आने वाले दिनों में साइम के घर वालों ने मेरी बजाय निदा का रिश्ता मांग लिया। अब्बू ने सुनते ही इनकार कर दिया, जबकि अम्मी का ख्याल था कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अब्बू का मौक़िफ़ था कि उसने अपनी साली को इस नज़र से देखा ही क्यों।
رشتوں کا احترام اس پہ لازم تھا۔ ابو مطمئن تھے، اچھے گھر اچھی فیملی چھوڑ دینے پر کچھ نہیں تھا۔ سائم ان کی نظروں میں بہت گر چکا تھا، وہ ان کے لیے وہ لڑکا تھا جو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ شاید جب وہ مجھ سے ملا اسے لگا کہ میری بجائے ندا اس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ یقیناً اس کے لیے میں اور ندا ایک جیسے نہیں تھے۔ اختلاف رائے اکثر رشتوں میں احساسات میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ اختلاف رائے ابو کے لیے وہ عمل تھا جو تعلق ختم کر دیتا ہے۔ پھپھا جی سے، تایا جی، چچا جان سب سے وجہ اختلاف کچھ بھی رہا ہو، انجام لا تعلقی تھا۔ ہم سب اب بڑے ہو چکے تھے، لیکن ابو کسی بھی صورت اپنے خاندان والوں سے تعلق بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ امی کے خاندان کو وہ پہلے ہی کاٹ چکے تھے۔ مزاج کی برہمی، نظریات کا تصادم، حاکمیت کا شوق اور میں بہت سے رشتے اور تعلق نگل گئے۔ ابو شاید تنہا نہیں تھے، پر ہم سب ضرور تھے۔ ہم سبھی یہ چاہتے کہ کوئی نہ کوئی ہو ہمارے پاس جو کچھ بگڑی باتوں کو سلجھا سکے، کوئی تو اپنا ہو۔ اور پھر ایم اے فائنل میں میری رضا اور خوشی سے کامران کے ساتھ میری بات طے کر دی گئی۔ میں خوش تھی، امی بھی خوش تھی، اور ابو، انہوں نے خود کو اس مقام پہ کھڑا کر لیا تھا جہاں درست کو غلط کہنا فطرت ہی بن جاتا ہے۔ یہی سب چاہیے تھا تمہیں؟ یہی کرنا چاہتی تھی تم؟ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی من مانی؟ یہ وہ تکرار تھی جو مجھ سے ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے وہ۔ یہ من مانی نہیں، اگر ہے تو میں چاہتی تھی کہ یہ من مانی آپ میرے لیے کریں۔ یہی تعلیم کا مقصد ہے، یونیورسٹیوں میں جانا، تعلیم کا بہانہ کرنا۔ اسی لیے تم اتنا تڑپ رہی تھی یونیورسٹی جانے کے لیے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ابو، میری کبھی بھی کسی کام کے لیے نیت دو رخی نہیں رہی۔ اسی لیے گھر سے نکلنے کی آزادی چاہیے تھی کہ تم لوگ اپنی پسند کے رشتے ڈھونڈو۔ وہ پھر دنیا کی ہر عورت سے مخاطب تھے۔ میں اس لیے باہر نکلی ہوں، نہ ہی میں نے اپنے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے۔ برے لوگوں کی طرح زندگی میں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں۔ میں نے کامران سے آپ کو ملوایا ہے، اگر وہ برا ہے تو آپ کے پاس انکار کا حق ہے۔ میں ہاں کے لیے ضد نہیں کروں گی۔ اپنی پسند سے تمہیں گند بھی اچھا لگے گا۔ اسی سب کے لیے تم نے ہر اچھے خاندان کے لیے انکار کیا، ہر اچھے لڑکے کے لیے۔ اگر آپ فرحان کو اچھا کہہ رہے ہیں تو مجھے حیرت نہیں، لیکن تایا ابو کو آپ نے خود وقاص کے لیے انکار کیا تھا۔ صرف ذات کے فرق سے کوئی برا نہیں بن جاتا۔ ہاں، وہ تب برا ہوگا جب وہ تمہیں برا بن کے دکھائے گا، جب وہ اپنی چھوٹی ذات پر اترے گا، جب وہ تمہیں گالی گلوچ کرے گا، تب وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا نا تو وہ واقعی برا ہوگا۔ وہ اپنی ذات کی نام نہاد خوبیاں دکھائے گا یا اسے اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر وہ برا ہوگا تو میں چھپاؤں گی نہیں۔ ظلم پہ صبر کوئی ثواب نہیں۔ یہ دنیا ہے کپڑوں کی دکان نہیں جہاں سے تم اپنی پسند کے کپڑے خرید لو۔ ان کے لہجے سے ایک بار پھر نفرت جھلکنے لگی۔ خریدنے والی چیز ہی پسند کی جا سکتی ہے، جس کا کوئی مول نہ ہو اسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں، نفرت نہیں، اور میں یہ دونوں ہی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے آپ بھی اہم ہیں اور میں خود کے لیے بھی اہم ہوں۔ اگر صرف مسئلہ کامران کی ذات ہے تو میں آپ کو انکار نہیں کرنے دوں گی، اور اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اور بس اس روز کامران کے رشتے کو لے کر ہمارے درمیان یہ پہلی اور آخری بحث ہوئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ گئی تھی کیونکہ میرا مقصد ابو کی دل آزاری ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر کامران سے میری شادی ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کامران میں کوئی نقائص نہیں ہے، ہاں اس میں جو نقائص ہیں وہ زندگی کو تباہ کر دینے والے، ارمان جلا دینے والے نہیں ہیں۔ اس نے عورت ہونے کے باعث مجھ سے جینے کا حق نہیں چھینا، مجھ پر زندگی کی ساری کھڑکیاں دروازے بند نہیں کر دیے۔ ہماری اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، اسے اکثر میری جاب پہ غصہ آتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے صبح گھر سے جلدی نکلنا پڑتا ہے اور اسے کام والی سے گھر کا کام کروانا پڑتا ہے۔ میرے بدمزہ کھانوں پہ اکثر اس کا موڈ آف رہتا ہے۔ وہ مجھے پھوہڑ اور بد سلیقہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ بازار بھی جاتا ہے اور شاپنگ بیگز بھی اٹھاتا ہے۔ وہ میرے سر چکرانے پر میرا بی پی چیک کرتا ہے، کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ بھی لگا دیتا ہے۔ مجھے اس کے اونچا بولنے پہ غصہ آتا ہے اور مجھے اس کی اکثر باتوں سے شدید اختلاف ہے، لیکن یہ سب ہمارے گھر میں ہوتا ہے، میرے اور اس کے گھر میں، اس گھر میں جس گھر میں بڑی کھڑکیاں ہیں جنہیں کھول کر میں تازہ ہوا لے سکتی ہوں۔ شادی نے مجھ پر تازہ ہوا کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرا شوہر ہر لمحہ مجھے عورت ہونے کے باعث جہنمی اور عذاب یافتہ نہیں کہتا، بلکہ میرا شوہر میرے لیے وہ صاحباں، وہ ساتھی ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کر
میں اپنی خوشی غم کا اظہار کر سکتی ہوں۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو پیار بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ ہے شک، وہ شک جو انسان کی زندگی میں موجود ساری خوشیوں کو، رحمتوں کو، خوبصورتیوں کو نگل جاتا ہے، جو میرے باپ نے میری ماں پہ کیا اور جو ہر مرد اپنی بیوی پہ کرتا ہے، وہ شک جو عورت کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں زندہ ہوں، لیکن میں دکھی بھی ہوں کہ میرے باپ نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا۔ اس لیے اپنی کہانی آپ کو سنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت یہ ضرور دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں آنے والا مرد کہیں مذہب کے نام پر ان سے جینے کا حق تو نہیں چھیننا چاہتا۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو محبت کرنے والے، اعتبار کرنے والے، روشن خیال اور دین اسلام کی صحیح روح پہ عمل کرنے والے جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔